नमस्ते। चलिए आज इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे समय में जब एक ही देश में एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां चल रही थीं। सोचिए, एक तरफ हमले हो रहे थे, तबाही मची हुई थी, और दूसरी तरफ कमाल की कला, साहित्य और नई-नई चीजें बन रही थीं। है ना थोड़ा अजीब? तो चलिए 11वीं और 12वीं सदी के भारत के इसी उलझे हुए लेकिन दिलचस्प दौर को समझने की कोशिश करते हैं। और इस सफर को शुरू करने के लिए स्वामी विवेकानंद की ये बात एकदम सही बैठती है। वो कहते हैं कि भारत एक चट्टान की तरह है। इस पर चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, कितने ही हमले हुए, ये हमेशा मजबूती से खड़ा रहा। मतलब सबसे बुरे हालातों में भी यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी और हमेशा कुछ नया बनाने की हिम्मत दिखाई। और यही हिम्मत हमारी आज की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? भाई, एक तरफ इतनी बड़ी तबाही हो रही है और दूसरी तरफ इतनी तरक्की। ये एक बड़ी पहेली जैसा लगता है ना? तो आज हम सब मिलके इसी पहेली को सुलझाएंगे। पता लगाएंगे कि ये दो अलग-अलग कहानियां, एक टूटने की और एक बनने की, एक ही समय में कैसे लिखी जा रही थीं। तो अपनी कहानी का पहला चैप्टर खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है उत्तर से आए एक तूफान से। ये थे तुर्क गजनवी शासक और उनके हमले। चलिए देखते हैं कि तब हुआ क्या था। तो ये तुर्क योद्धा जिनका सरदार था महमूद गजनवी, उत्तर भारत में एक आंधी की तरह आए। उन्होंने उस समय के एक ताकतवर साम्राज्य हिंदू शाही को हरा दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी दौर के संघर्ष की एक खामोश गवाह है। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। एक के बाद एक हमले हुए, पर यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। महमूद का मकसद यहां का राजा बनना नहीं था। नहीं, वो तो बस आता, मंदिरों और शहरों से खजाना लूटता और वापस चला जाता। उसका एक ही मकसद था, दौलत। यहां पर राज करना नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये तारीफ किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि हमला करने वाले के अपने ही इतिहासकार ने की थी। मतलब सोचकर देखिए, वो एक तरफ लिख रहा था कि मंदिर इतना खूबसूरत है कि उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ उसी खूबसूरती को तबाह किया जा रहा था। कितनी दुखद बात है ना? और अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। जब उत्तर में ये सब हो रहा था, तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरा भारत ही परेशान था? क्या हर जगह यही माहौल था? नहीं। चलिए अब देश के बाकी हिस्सों का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि वहां क्या चल रहा था। जी हाँ, ये सच है। जहां उत्तर में तबाही का अंधेरा था, वहीं पूरब और दक्षिण में एक नया सवेरा हो रहा था। वहां शांति थी, विकास हो रहा था, और कला और संस्कृति की एक बिल्कुल ही अलग, एक शानदार कहानी लिखी जा रही थी। जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। क्या दिखता है? एक तरफ उत्तर में एक टूटे हुए मंदिर के खंडहर हैं, उदास और खामोश, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय में दक्षिण में बनाया गया एक शानदार मजबूत दरवाजा। ये तस्वीरें एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। एक तरफ विनाश तो दूसरी तरफ निर्माण, और दोनों एक ही वक्त पर हो रहे थे। इस समय कई ताकतवर राजवंश थे जो फल फूल रहे थे। जैसे बंगाल में सेन राजा, जो जयदेव जैसे महान कवियों को बढ़ावा दे रहे थे, या फिर दक्षिण में चोल राजा, जिनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि वे समुद्र पार भी अपना दबदबा रखते थे। इन सब ने मिलकर यह पक्का किया कि उत्तर की उथल-पुथल के बावजूद भारत के विकास की रफ्तार धीमी ना पड़े। देखिए, इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों के बारे में नहीं होता, इसमें मजेदार किस्से भी होते हैं। होयसल राजवंश की एक कहानी सुनिए। कहते हैं कि इस वंश के संस्थापक का नाम साल था। एक बार उन्होंने एक साधु को बाघ से बचाया, तो साधु ने चिल्लाकर कहा, पोय साल, यानी मारो साल। और बस इसी घटना से इस पूरे वंश का नाम होयसल पड़ गया। है ना बढ़िया कहानी? चलिए अब वापस उत्तर की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया। क्योंकि अब एक दूसरा तूफान आने वाला था, और ये पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा था, और इसका असर हमेशा के लिए रहने वाला था। यहां पर गजनवी और गोरी के बीच का बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला हमलावर यानी गजनवी एक लुटेरे की तरह था। वो आया, लूटपाट की और चला गया। लेकिन दूसरा यानी गोरी, वो सिर्फ लूटने नहीं, बल्कि यहीं बसने और यहीं पर राज करने आया था। उसका इरादा पक्का था। और मोहम्मद गौरी ने यह किया कैसे? इसका एक सुराग इन सिक्कों में छिपा है। एक सिक्के पर तो वो खुद को एक ताकतवर योद्धा दिखा रहा है, घोड़े पर सवार। लेकिन दूसरे सिक्के पर उसने देवी लक्ष्मी की तस्वीर का इस्तेमाल किया, जिन्हें यहाँ के लोग जानते थे, मानते थे। ये एक बहुत ही स्मार्ट चाल थी, है ना?
उसने दिखाया कि वो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि यहाँ के तौर तरीकों को अपनाकर भी राज करेगा। और फिर आई तराइन की दूसरी लड़ाई। ये एक ऐसा पल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस जीत के बाद गौरी के सेनापतियों ने उत्तर भारत के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया, और जब 1206 में गौरी की मौत हुई तो उसके सेनापति वापस नहीं गए, वो यहीं रुक गए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। ये एक नए दौर का आगाज था जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, एक तबाही की और दूसरी तरक्की की। अब जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हम क्या सीखते हैं? इस दौर ने हमें विरासत में क्या दिया? तो क्या बदला और क्या वैसा ही रहा? हाँ, उत्तर भारत में एक नया शासन शुरू हुआ, इस्लाम का असर बढ़ा। ये बड़े बदलाव थे, लेकिन भारत को एक बहुत बड़े पेड़ की तरह सोचिए। भले ही उसकी एक दो डालियां हिल गई थीं, लेकिन पूरा पेड़ मजबूती से खड़ा रहा और बढ़ता रहा। व्यापार चलता रहा, और सबसे जरूरी बात, लोगों ने सोचना, लिखना और नई चीजें बनाना बंद नहीं किया। तो अगर इस पूरे दौर से हमें कोई एक सबसे बड़ी सीख मिलती है तो वो है लचीलेपन की, मुश्किलों के सामने डटे रहने की हिम्मत। ये उस फूल की तरह है जो सीमेंट की दरार से भी निकल आता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि सबसे मुश्किल समय में भी ज्ञान और कला की रोशनी कभी नहीं बुझती। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आप सबके लिए। जब हम ये जानते हैं कि हमारा देश इतने मुश्किल दौर में भी इतना कुछ बना सकता था, तो क्या इससे हमें आज उसकी ताकत को देखने का एक नया नजरिया नहीं मिलता? इस बारे में जरूर सोचिएगा।